बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की गणित का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अध्याय पहले से परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। आज पुनः हम 8वीं में भी अध्याय पहले में परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q, ये P है, ये यहाँ पे बटे है और ये Q है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। किसी भी स्थिति में ये जो Q है, ये Q बराबर 0 नहीं है। ये 0 नहीं होता, इसका कोई ना कोई मान होगा, तब जाके ये परिमेय संख्याएं बनेगी। हमने पिछली कक्षाओं में ये अध्ययन किया है। परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं। दो प्रकार की परिमेय संख्या होती है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या है? जैसे 7/4। हमने जब हम संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था, तब हमने पढ़ा था कि जब किसी संख्या के आगे कोई संख्या है, कोई अंक है, उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम उसके आगे प्लस मतलब धन का चिन्ह मानते हैं। तो जब 7/4 है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो एक धनात्मक हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन है, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। अभी धनात्मक परिमेय संख्या है तो इसको हम धनात्मक परिमेय संख्या ही बोलेंगे। और अगर P माइनस का है और Q भी माइनस का है, तो भी ये धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। क्योंकि बटे का जो मतलब होता है कि इसका और इसका भाग होना है, सीधी सी बात। तो जब दो अंकों का भाग करेंगे तो चिन्ह से चिन्ह क्रॉस हो जाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा? 7/4। 7/4 जब प्राप्त हुआ तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई चिन्ह नहीं है और संख्या P/Q के रूप में है, तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। या फिर P और Q दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों के पास माइनस का चिन्ह है, तो भी एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। इसके बाद दूसरी जो परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में P या Q में से कोई एक के आगे अगर माइनस का चिन्ह है, तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। किसके आगे? एक के आगे अगर कोई एक ऋणात्मक है, या तो P को ले लो आप, ऋणात्मक होगा, या Q को ले लो आप, ऋणात्मक होगा, दोनों में से एक, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। धनात्मक परिमेय संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो ये दो प्रकार की परिमेय संख्याएं। अब बात करें कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहाँ लिखेंगे, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहाँ लिखेंगे। संख्या रेखा हमें आगे इसी अध्याय में पढ़ने को मिलेगी। उस पर हम सीखेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्याएं किस तरफ लिखी जाती हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं किस तरफ लिखी जाती हैं।
दो धनात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक धनात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दो धनात्मक परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर एक धनात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। किसी भी स्थिति में आप गुणा कर सकते हैं, वो धनात्मक होनी चाहिए। अगर धनात्मक है, हम उनका आपस में गुणा कर रहे हैं, तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी। इसके बाद इसी अध्याय के जो टॉपिक हैं, जैसे कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भी इसका एक टॉपिक है, हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम अगर हम इसकी पारिभाषिक दृष्टि से जाएं तो ऐसी संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिनका गुणा करने पर हमें एक प्राप्त हो जाए। जैसे मान के चलो हमारे पास 8/7 है, तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि हम 8/7 में ऐसी किस संख्या का गुणा कर दें कि हमें बराबर में एक प्राप्त हो जाए। अगर एक प्राप्त होता है तो वो इस संख्या का व्युत्क्रम कहलाएगा। क्योंकि हमने गुणा वाले नियम में पढ़ा है कि गुणा वाले नियम में आमने सामने की संख्याओं का गुणा होता है। हम अगर 8/7 को 7/8 से अगर गुणा करें तो देखें 8 गुणा 7 और 7 गुणा 8, क्योंकि आमने सामने की संख्याओं का गुणा होना है। 8 ही 7 ही 56, 7 ही 8 ही 56, 56 एकम 56, मतलब एक प्राप्त हो गया। तो 8/7 का 7/8 व्युत्क्रम है। अब हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि परिमेय संख्याओं को अगर हम उल्टा कर दें, उनका स्थान चेंज कर दें, तो हमें उसका व्युत्क्रम प्राप्त होता है। परिमेय संख्याओं के स्थान को हम क्या कर दें, चेंज कर दें। जहां ये P है, इसको अपन Q बोलेंगे, Q ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा बटे के नीचे, तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया। इसके बाद है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में किन्हीं एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ने पे अगर हमें योगफल 0 प्राप्त होता है तो वो इस संख्या का योज्य प्रतिलोम हो गया। हमारे पास 16/5 है, इसका हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो हमने पहले बता दिया कि एक ऐसी परिमेय संख्या हमको ढूंढनी है कि उसका अगर हम योग करें तो हमें 0 प्राप्त हो, तो वो इसका योज्य प्रतिलोम होगा। जब 0 प्राप्त हो और जोड़ना है तो हम इसे प्लस कर सकते हैं -16/5, इससे हम इसको प्लस कर सकते हैं। बराबर में आप देखेंगे, अगर हमने भिन्नों के नियम में पढ़ा है कि अगर हर समान है तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं, इसकी हमें फिर एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर अगर प्लस है तो दोनों संख्याएं जुड़ेगी, माइनस है तो दोनों संख्याएं घटेंगी। 16 है प्लस -16 है, बराबर में 16 है, प्लस और माइनस का अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा -16/5 बराबर में 0/5। 0 का अगर हम किसी भी संख्या में भाग करें तो हमें प्राप्त होता है 0।
शून्य हमें प्राप्त हुआ। और हमने जब योज्य प्रतिलोम पढ़ना शुरू किया तो क्या बताया था कि अगर किसी परिमेय संख्या में हम कोई परिमेय संख्या जोड़ें और उसका हमें योगफल शून्य प्राप्त हो तो वो इस संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा। तो यहाँ हमें शून्य ही तो प्राप्त हुआ है, तो ये इस संख्या का योज्य प्रतिलोम हो गया। तो अब हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या हम लिख रहे हैं और अगर इसका हम p क्या कर दें, माइनस कर दें, माइनस कर दें, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया किसी भी संख्या का। अगर हम अब सोचो आगे माइनस वाली संख्या आ गई, उन्होंने बोला कि -15/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ पे जो इसके आगे जो माइनस का चिन्ह है ये हट जाएगा, 15/4 हो जाएगा, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। माइनस वाली संख्याओं का भी आपसे पूछ सकते हैं योज्य प्रतिलोम, प्लस वाली संख्याओं का भी आपसे पूछ सकते हैं योज्य प्रतिलोम, तो ये योज्य प्रतिलोम है। अगर आगे प्लस का p पूछा गया है, उसने पूछा 7/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो अपन सीधे तौर पे कह सकते हैं कि -7/5 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। अगर उसने पूछ लिया -15/4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, तो हम सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि -15/4 का योज्य प्रतिलोम 15/4 होगा। ये तथ्य जो है हमें इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। अब हम सीधे प्रश्नावली 1.1 पे चलें। प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट सवाल है, -2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 -3/5 गुणा 1/6। इसको हमें सरल करना है। हम इसमें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्रिया करा सकते हैं, जैसा कि हम यहां भी ले सकते हैं इन परिमेय संख्याओं को, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्रिया करा सकते हैं। अपने पास है 2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 -3/5 गुणा 1/6। हम पहले इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्रिया करा दें और इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्रिया करा दें। बराबर में हम -2/3 का गुणा 3/5 से करा दें पुस्तक में। हम अभी 5/2 का कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 5/2 को लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर हम -3/5 का गुणा करा दें 1/6 से। दोनों कोष्टक हम हल कर सकते हैं। बराबर में गुणा वाले नियम भिन्नों में पढ़ चुके हैं। गुणा वाले नियम में क्या होता है, ऊपर की संख्याओं का गुणा होगा और नीचे की संख्याओं का गुणा होगा। -2 गुणा 3 और यहाँ पे 3 गुणा 5 एक कोष्टक में, प्लस 5/2 जैसे कि तैसे, और यहाँ पे -3 गुणा 1 और 5 गुणा 6 दूसरे कोष्टक में। हम यहाँ पे पहले कोष्टक हल करेंगे। माइनस का 2 3 6 बटे में 3 5 15 प्लस 5/2 माइनस 3 एकम 3 और 5 छक्का 30। अब हम फिर पुनः दो संख्याओं के बीच में क्रिया करा सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में। हम इन दोनों को ले लें। हम जब इन दोनों को लेंगे तो अब इसके जो हर हैं वो समान तो है नहीं, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें इनका लेना पड़ेगा लघुत्तम समापन।
15 और 2 का हम लघुत्तम समावर्त ले रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या का हमें इसमें भाग देना है। तो 2 का चला जाएगा, 15 में नहीं जाएगा तो 15 ज्यों की त्यों, 2 का 2 में चला जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पे 3 का चला जाएगा, 3 पाँचे 15, 1 ज्यों को त्यों। 5 का चला जाएगा, 5 एकम 5, 1 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30। इसका जो लघुत्तम समावर्त होगा 15 और 2 का, वो आएगा 30। लघुत्तम समावर्त है, उसको हम लिखेंगे बटे में एक बार। अब जो यहाँ पे जो 15 है, इस 15 का इसमें देंगे भाग और ऊपर जो संख्या है उससे करेंगे गुणा। 15 का 30 में कितने बार भाग जाएगा, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे -6 गुणा कितनी बार भाग गया, 2 बार। तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा 6 से। यहाँ पे प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 5/2 है तो इस 2 का पुनः इसमें भाग देंगे और जितना इसका जो गुणनफल भागफल होगा इसमें उसका गुणा करेंगे। 2 का हमने 30 में भाग दिया तो प्राप्त हुए 2 पंद्रम 30 और 15 बार इसका भाग गया तो उस 15 का इस 5 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 गुणा 15 माइनस का 3/30 पहले से है अपने पास, बराबर में -6 गुणा 2, 6 दूनी 12, वो भी माइनस के, धन 15 पौने 75। 15 का हमने 5 में गुणा किया तो प्राप्त हुए 75। नीचे जो है वो हमें 30 पहले से है, -3/30। तो अपना आखिरी जो स्टेप था वो था -12 प्लस 75/30 -3/30 बराबर में हमें इनको जोड़ना है। लेकिन एक संख्या है माइनस की, एक संख्या है प्लस की, और हमने पढ़ा है कि माइनस प्लस माइनस मतलब ये संख्या घटेंगी और बड़ी संख्या का जो है चिन्ह आएगा। तो 75 में से 12 जाएंगे तो कितने बचे, 63। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी कौन सी संख्या है, 75, तो प्लस प्लस, चूंकि हम किसी संख्या के आगे लगाते नहीं है, बटे में 30 माइनस 3/30। अब इनके बीच में दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम फिर क्रिया करा सकते हैं। यहाँ पे देखने योग्य बात यह है कि दोनों जो हर हैं वो समान हैं, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है। तो हमने भिन्नों में पढ़ा है कि अगर हर समान है तो हर को हम लिख सकते हैं एक बार, और अगर भिन्न माइनस में है तो ऊपर की जो संख्या है वो घट जाएंगी, प्लस में है तो वो संख्याएं जुड़ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे है माइनस में तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर में 63 में से 3 घटेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है बीच में, 63 में से 3 गए तो बचे 60/30। बटे का हमने पहले बता दिया कि इस संख्या का इसमें भाग देना है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो कितना आंसर आएगा, 2। तो ये 2 है जो इस संख्या का आंसर होगा। इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं।